अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। एक और जुमे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशी लाई है और इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शायद इससे पहले आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 1-1.5-2 साल में सुनी हो। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज जुमे का दिन था और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी का दिन था, क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के साइपर केस में दोनों की जमानत मंजूर कर ली गई है। जी हाँ, दोनों की जमानत मंजूर कर ली गई है और इन दोनों की जमानत किस शर्त पे मंजूर कर ली गई है? सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए जमानत मचल के जमा कराने का हुक्म है कि आप 10-10 लाख के जमानत मचल के जमा कराएं और दोनों की जमानत मंजूर कर ली गई है। ये काफी अरसे बाद जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक खुशी की बात थी। अडियाला जेल के बाहर भी काफी लोग पहुंच चुके हैं और जमान पार्क में भी एक खुशी की लहर जो है ना वहां पे फैल चुकी है और लोग जो है ना जमान पार्क की तरफ भी जा रहे हैं, अडियाला जेल की तरफ भी जा रहे हैं और खुशी से जो वो समा नहीं रहे कि ये खुशी और ये मुकाम उनको कहाँ से पहुंचे। तो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी चाहने वाले तमाम को मुबारक हो। इसके ऊपर जो है ना काफी अच्छे रिमार्क्स आए, वो रिमार्क्स आप लोगों के सामने रखेंगे। ऐसे रिमार्क्स जो है ना हम पहली दफा देख रहे 2-1.5 साल के बाद कि पाकिस्तान में भी जो है ना अब अदालतें ताकतवर है और अदालतों के अंदर जो है ना अब आप उम्मीद ये लगा सकते हैं कि अदालतों की तरफ से आपको अच्छी से अच्छी खबरें भी मिल सकती है और वहां से आपको इंसाफ भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले रिमार्क्स की तरफ जाते हैं। बताया गया है कि अगर साइफर मौजूद नहीं था, बहुत अहम रिमार्क्स है, शायद ऐसे रिमार्क्स जो है ना आपने सुनी हो और ये बिल्कुल बेसिक रिमार्क्स भी और बेसिक क्वेश्चन भी इसी के हवाले से था। बताया गया है कि अगर साइफर मौजूद नहीं था तो कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए? ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि अगर साइफर मौजूद नहीं था तो आप कौमी सलामती के कमेटी आपने क्यों बनाई, फिर वहां पे आपने 2 इजलास क्यों किए? बेशक वो जैसा भी था, अगर आप समझते कि नहीं था, मौजूद नहीं था तो नहीं करने चाहिए थे आपको। फिर मजीद कहा गया है कि शहबाज शरीफ साहब ने क्यों कहा था कि साइफर गुम हो गया है, यानी शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि साइफर जो है वो कहीं गुम हो गया है। शहबाज शरीफ साहब ने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती का इजलास बुलाया था? कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं। फिर मजीद कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइफर पेश हुआ था, ये भी मजीद उन्होंने पूछा। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बास साहब ने कहा कि साइफर पेश हुआ था, तो फिर मजीद उन्होंने कहा था ये कैसे मुमकिन है? कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। फिर कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने डिकोड करने के बाद वाली कापी कौमी सलामती कमेटी में पेश हुई थी, फिर उन्होंने मजीद पूछा है। फिर साइफर मामले पर उन्होंने मजीद कहा कि साइफर मामले पर गैर मुल्की क़ुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा? जैसे अतहर मिनल्लाह साहब ने पूछा है जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं इसमें गैर मुल्की क़ुव्वत को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि ये साइफर केस के हवाले से जब से हम सुन रहे थे तो यही कहा जा रहा था कि इससे जो है ना बाहर जो दूसरी क़ुव्वत है उसको फायदा पहुंच रहा है और पाकिस्तान को नुकसान जो है ना पहुंच रहा है। तो उन्होंने कहा तो उनको नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान को तो फायदा हो रहा है, क्योंकि वो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो जलील हो रहे हैं और उनके हवाले से जो है ना बहुत बुरी खबरें आ रही है कि आप दूसरों के ममालिक के अंदर जो है किस तरह मुदाखिलत कर सकते हैं। तो ये बड़े अच्छे रिमार्क्स थे जो उन्होंने पूछे थे और इस तरह के रिमार्क्स पूछने भी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक अच्छे सिविलाइज नेशन हैं तो इसके अंदर ये चीजें पूछनी चाहिए। फिर जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने भी रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि क्या हुकूमत ने 1970 और 1977 वाले हालात दोबारा चाहते हैं? ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ कि 1970 और 1977 में ये हुआ था, पाकिस्तान में इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है, इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन खसूसन उन्होंने ये 2 हालात के बताए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट किया जा रहा है। तो इसी हवाले से इन्होंने ये कहा है हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा सलूक क्यों होता है? ये सोचना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं सोचना चाहिए। जितने भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ख्वाह वो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है, ख्वाह वो जरदारी साहब की यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ख्वाह वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी है, उन सबको ये सोचना भी चाहिए, उनको बैठना भी चाहिए और उनको इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इस तरह क्यों होता है या पॉलिटिकल लीडर्स के साथ ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने ये इनसे पूछा। फिर मजीद उन्होंने ये कहा कि
साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा, इमरान खान साहब बाहर आते तो उससे क्या नुकसान होगा, क्योंकि वो जेल के अंदर भी है, तो आप उनको जो है ना जो तरीकाकार वो अपना रहे उसको तो आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। उनकी पॉपुलैरिटी को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर उनको जेल के अंदर रखने का क्या फायदा है। फिर उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है, बानी चेयरमैन पीटीआई का नहीं बल्कि आवाम के हुकूक का मामला है। अदालत ने बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है। इन्होंने कहा कि जो है ना वो मुहाफिज है अदालत, जो है ना बुनियादी हुकूक के, जो आवाम के बुनियादी हुकूक होते हैं। फिर वकील सलमान सफदर साहब ने जो शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील है, उन्होंने जलसे में शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर पढ़कर सुनाई। वज़ीर ख़ारिजा खुद समझदार था कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। शाह महमूद कुरैशी खुद बच गए और बानी पीटीआई को कहा कि साय पर पढ़ दो कायम मुकाम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। यही शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है ना उन्होंने तो अपना काम कर दिया। उन्होंने इमरान खान साहब को वो साय पर दिया था। इमरान खान साहब ने जलसे में यूं लहराया था कि इस साय पर की वजह से मेरी हुकूमत गिराई गई है, और ये वो साय पर था जिसकी वजह से मेरी हुकूमत गिराई गई थी। और उस दिन वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी ज़्यादा आवाम इकट्ठे कर चुकी थी इस्लामाबाद के अंदर जिस दिन इमरान खान साहब ने ये साय पर लहराया था। फिर जो मीडिया टाक थी इमरान खान साहब के वकील के सलमान सफदर साहब की, वो जब बाहर आए तो उन्होंने मीडिया टाक की, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि आज साइपर केस अंजाम को पहुंच गया है, तमाम मुकदमात ख़त्म हो गए। साइपर की जो साइपर का जो केस था वो ख़त्म हो गया है। आज साइपर केस की हवा निकल गई है, साइपर हार गया है, बल्कि जो है ना ये बात का बतंगड़ बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 10 से 12 सवाल पूछे लेकिन सरकार के पास किसी का जवाब नहीं था। ये तासुर चल रहा था कि ये सजाई मौत का केस है। उन्होंने कहा कि ये तासुर फैलाया गया था मुल्क के अंदर कि ये साइबर का जो केस है इसमें इमरान खान साहब को सजाई मौत होगी, और आज तो इमरान खान साहब जो है उसमें बरी हो गए हैं, यानी उनको जमानत मिल गई है। मजीद ये केस चलता रहेगा जब तक इमरान खान साहब की जिंदगी है, तब तक ये केस चलता रहेगा। लेकिन आज जो है ना इसको ये समझा जाए कि इस हालात में ये जो ना वो बरी हो गए, क्योंकि जेल के अंदर थे और जेल से जब वो बाहर आएंगे तो वो जनाब खुल के जो ना अपने इलेक्शन कैंपेन करेंगे। फिर उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे व्यूज आ गए जिससे ट्रायल कोर्ट में सरकार को संभालना मुश्किल होगा, ये वकील साहब ने कहा है। वकील साहब सलमान सफदर साहब ने कहा है। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुतालिक की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई है, यानी ये नेक्स्ट खबर है, ये आप लोगों के सामने रखेंगे। समाअत सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत फौरी तौर पर हल करने का हुक्म दिया है, और मजीद इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दी है कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक जुमात को सिंगल आउट क्यों किया है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी थी इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको सिंगल आउट किया जा रहा है। और जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में कहा था, पिछले व्लॉग में कहा था कि उनको जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। फिर कागजाती नामजदगी के हवाले से भी जो लोगों ने दरख्वास्तें जमा की थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब थे, और उसमें एक और पार्टी थी, वो चाह रहे थे कि इसको कुछ ज़्यादा वक्त दिया जाए, क्योंकि जो टाइम दिया गया था कागजाती नामजदगी के लिए वो वक्त जो था ना बहुत कम था, और उसमें ये सब कुछ करना जो ना मुमकिन उनके लिए नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ना कहा कि मजीद 2 दिन दिए उन्होंने तवसीह कागजाती नामजदगी 24 दिसंबर बरोज इतवार तक जमा कराई जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। रिटर्निंग अफसरान कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक करेंगे, और इंतखाबी प्रोग्राम में बाकी तमाम सरगर्मियां शेड्यूल के मुताबिक होंगी। पोलिंग भी 8 फरवरी 2024 को होगी, यानी सिर्फ 2-3 दिन में जो ना उन्होंने जो ना आगे कर दिए प्रोलॉन्ग कर दिए, और जो है ना बाकी सारी चीज़ें अपने हिसाब से चलेगी। आगे फिर आपको बताते हैं जो दूसरी बड़ी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो बले का निशान का है। पीटीआई को बले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। पेशावर हाई कोर्ट से भी तहरीक इंसाफ को रिलीफ न मिल सका। उनको क्यों रिलीफ न मिल सका, ये हम आपको बताएंगे। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को आज फैसले करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फाल है, ये चीफ जस्टिस साहब पेशावर हाई कोर्ट के उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली साहब को बताया।
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ فعال ہے, آپ وہاں سے کیوں رجوع نہیں کیا, آپ نے عدالت کا استفسار تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سہولیات کو بہتر سمجھتے ہیں. بیرسٹر گوہر علی صاحب نے یہ جواب دیا ہے. پھر مزید عدالت نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں, آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں. جسٹس عتیق شاہ صاحب نے کہا ہے ہم قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. بات ہے بلوچ کے حوالے سے, کیونکہ یہ بلوچ بیچاروں کا جو کیس ہے وہ ان سردی میں اسلام آباد آئے, تو ان کی بلوچ مظاہرین کی گرفتاریوں کے خلاف درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر آئی جی اسلام آباد پیش. آئی جی اسلام آباد نے عدالت کو کہا ہے کہ 216 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے, جن میں 34 جوڈیشنل حراست میں ہیں اور 1 فزیکل ریمانڈ پر ہے. پھر مزید انہوں نے کہا کہ عدالت نے پوچھا کہ صبح بتایا گیا ہے کہ کچھ خواتین کو زبردستی واپس بھیجا جا رہا تھا. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ ان سے پوچھا, تو انہوں نے جواب دیا کہ جو واپس جانا چاہتے تھے ان کے لیے ہم نے بس کے ارینجمنٹ کیا تھا. تو مزید انہوں نے کہا جی اسلام آباد صاحب نے کہا کہ I-10 میں یہ خواتین اور بچے موجود ہیں. تو جواب میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ بچے I-10 میں کیوں ہے, وہ جہاں بھی جانا چاہے جا سکتے ہیں, پرامن احتجاج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ان کے ذاتی حق ہے. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے دوسرے سیولائز نیشن کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, اور جب کمپیریزن کی بات آتی ہے تو ہمیں پھر جو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا کمپیریزن میں جانا بھی چاہیے. باقی جتنے بھی سیولائز نیشن ہیں جن کو, اور ہم ان سے بہتر ہمیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور جو ہمارا مذہب ہے وہ سب سے اچھا اور بہتر مذہب ہے. اس میں سب کے پاس حق جو ہے نا ہے, رائٹس ہے. اللہ نے سب کے جو ہے نا حقوق جو ہے نا بتائے کہ آپ کا یہ حق ہے, آپ کا یہ حق ہے, آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے بتائی ہے. تو باہر اگر ہم ممالک میں جاتے ہیں, بالخصوصاً اگر ہم صرف کمپیریزن ایک ہی ملک کے ساتھ کریں, یو کے کی اگر ہم بات کر لیں, تو یو کے کے اندر جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی رہائش وہاں پہ ہوتی ہے, اور بالخصوصاً جب مشکل وقت ان پر آتے ہیں تو وہ وہاں جاتے ہیں, جب ان کے لیے آسانی آتی ہے تو دوبارہ پاکستان آتے ہیں. وہاں پہ یو کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور ان کے گھر کے سامنے احتجاج کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ جب مشکل وقت آپ لوگوں کے اوپر آتی ہے تو آپ یہاں پہ بھاگ کے آتے ہیں, اور جب اچھا وقت آتا ہے تو آپ لوگ واپس پاکستان چلے جاتے ہیں. تو آج تک یو کے جو حکومت انہوں نے ان کو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ غیر ملکی اور ہمارے ملک کے اندر آپ احتجاج کر رہے ہیں, اور وہاں یہاں پہ آپ اتنا رش کر رہے جو ہے نا وہ اکٹھا کر رہے ہیں, اور اتنے لوگ آپ لوگ اکٹھے کر رہے ہیں. لیکن وہ جو ہے نا ان کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ ان کو سیکورٹی بھی دیتے ہیں, ان کے لیے پراپر انتظامات بھی کرتے ہیں, وہاں پہ لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ ایک بندہ اگر کاغذاتی نامزدگی کے لیے جاتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی. اگر کوئی بندہ اپنے حق کے بارے میں پوچھتے, یا اگر وہ اسٹیٹ سے یہ پوچھتے کہ میرا بھائی اٹھایا گیا تھا وہ کہاں پہ, صرف ہمیں یہ بتا دیجئے گا کہ میرا بھائی کہاں پہ ہے, کس کیس میں اس کو اٹھایا گیا ہے, وہ کدھر ہوگا, زندہ ہے یا اس دنیا سے جا چکا ہے, اس کی ڈیڈ باڈی کہاں پہ ہے. تو وہ بیچارہ جب یہ سوال ان سے پوچھتے تو ان کے اوپر یا تو واٹر گیلن جو پانی پھینکا جاتا ہے, یا ان کو لاٹھی چارج کیا جاتا ہے, یا ان کو جگہ بھی نہیں مل رہی ہوتی بیچارے کو. ایک اسلام آباد جو اپنا ملک اسلام آباد میں ان کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے. اور یہ وہ بلوچ لوگ ہیں جس کے اوپر ہم ہمیشہ کے لیے سیاست کرتے ہیں. اور یہ چیز بھی ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ یہ باقی ممالک کے قریب ہے, جس میں جو ہے نا ہم انڈیا کی بات کر لیں یا ہم ایران کی بات کر لیں تو وہ وہاں پہ آسانی سے انٹروین کر سکتے ہیں. اگر ان کو ہم ناراض کرتے ہیں تو وہ ہم سے دوسرے ممالک کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور جتنے بھی ہمارے عوام ہیں ان کو حقوق ملنے چاہیے, اور سب کو ملنے چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بندے کو ملنا چاہیے, سب کو حقوق ملنے چاہیے. اور احتجاج اگر کوئی بندہ کرنا چاہے تو وہ ان کی مرضی ہے, وہ کر سکتے, کیونکہ آئین کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. تو پھر آپ ان کو اجازت دیں. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.